चलिए दोस्तों, नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं। देखिए, फिजिक्स जो है वो मेनली डील करता है मेजरमेंट्स को लेकर ही। और मेजरमेंट्स किस पे डिपेंड करता है? तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो हमारी हालत बहुत ही खराब हो सकती है। किसके जैसी? एग्जैक्टली इनके जैसी। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने प्रिसाइज मेजरमेंट्स करने लगे हैं हम कि हम इलेक्ट्रॉन का मास जो कि 10⁻³ kg है से लेकर के यूनिवर्स का मास भी निकाल सकते हैं जो कि 10⁻55 kg है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? वो सारे क्वांटिटीज जो कि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिससे हम लोग फिजिक्स के लॉज को डिराइव कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। अब ये होते हैं दो टाइप्स के। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए या जिसको स्टडी करने के लिए हम लोग को दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। दूसरे टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको स्टडी करने के लिए या जिनको समझने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मेजरिंग प्रोसेस। मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एंड द साइज ऑफ द यूनिट। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में Q इज इक्वल टू N इंटू U लिख सकते हैं। N न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए और U यूनिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी रूम की लेंथ का जानकारी चाहिए तो लेंथ ऑफ द रूम हम लोग बोलते हैं 5 मीटर, जहां पे 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है वो यूनिट है। इसी को हम लोग 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब हम लोग स्मॉलर यूनिट में गए, मतलब यूनिट जब घटा, तो मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया, बिकॉज सेंटीमीटर इज लेस देन मीटर एंड 500 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट का वैल्यू गिरा तो मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो nu इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि आगे चैप्टर्स में बहुत जगह इस चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब कंसीडर कीजिए कि n1 और n2 दो न्यूमेरिकल वैल्यूज है corresponding to units u1 and u2।
then the quantity will remain constant, that is Q is equal to N1U1 is equal to N2U2। इस फॉर्मूले का नोट करके रख लीजिए। अब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चार तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला है ब्रिटिश सिस्टम या एफपीएस सिस्टम। इसमें लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाता था। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम फ्रांस में सेटअप हुआ था और इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। सिमिलरली एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड यूज होता है। अब आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज या एसआई क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री एसआई क्वांटिटीज भी यूज करते हैं। आगे इस चीज को डिस्कस करते हैं। डायग्राम शो कर रहा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिनके यूनिट्स कुछ इस तरह से हैं और सिंबल्स कुछ इस तरह से हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, जिनका यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन होता है। अब सब यूनिट्स की अलग अलग डेफिनेशंस है। जैसे कि मीटर की डेफिनेशन, 1 meter is defined as the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second। इसी तरह से बाकी यूनिट्स की डेफिनेशंस आप जरूर बुक में से पढ़ लीजिए। देन आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, जहां पे एंगल थीटा जो होता है वो रेडियंस में होता है, डिग्री में नहीं, इसका खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, जिसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है और इसको डिफाइन करते हैं सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। इसका यूनिट है स्टेरेडियन। नेक्स्ट आता है एब्रिविएशंस इन पावर ऑफ 10। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पल इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से ले लेंगे ताकि इस चीज को और अच्छी तरह से हम लोग समझ सके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब हो जाएगा 10 to the power -6 मीटर। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 7 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 7 into 10 to the power -3 लीटर, क्योंकि मिली का मतलब हो गया 10 to the power -3। सेम टू सेम अगर मैं लिखूं 33 गीगा ओम, इसका मतलब क्या होगा, 33 गीगा का मतलब हो गया 10 to the power 9। तो 33 गीगा ओम इज इक्वल टू हो गया 33 into 10 to the power 9 ओम। सिमिलरली कुछ बहुत ही फेमिलियर यूनिट्स इस प्रकार के हैं, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सिक। इनको भी एक जगह पे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये भी सॉल्यूशंस में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। Order of magnitude of a physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाए, तो टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड हमको इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक स्पेशल फॉर्म में। n इज इक्वल टू n इंटू 10 to the power x। if small n is greater than 0.5 is less than equal to 5, then x is equal to order of magnitude। अब इसको भी एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि मुझे 52 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.52 इंटू 10⁻², ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 2। या फिर 0.05 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए 5 इंटू 2 10⁻²- लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -2। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स से हम लोग मीटर स्केल से कर सकते हैं मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं, या फिर स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर से कर सकते हैं। सबके लिस्ट काउंट अलग अलग होते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करके हम लोग लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं? किसी एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का, एक्सेसिबल मतलब अप्रोचेबल, जिसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। कंसिडर कीजिए एक ट्री या टावर है जिसका हाइट h है, और कंसिडर कीजिए कि उस टावर या ट्री से x डिस्टेंस हम लोग मेजर करके एक पॉइंट C पे आए हैं, और एक सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लिए हैं। अब ट्राइंगल ABC में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? हाइट h ऑफ द ट्री और टावर डिवाइडेड बाय बेस कितना हुआ? x डिस्टेंस। अब यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं h इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा। ये निकल गया हमारा ट्री का हाइट। अब आते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई माउंटेन है जिसका हाइट h है और जिसका बेस B पॉइंट पर पहुंचना मुमकिन नहीं है, तो हम लोग किसी पॉइंट C पर खड़े रहकर सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से एंगल θ1 को मेजर कर लेंगे, और d डिस्टेंस मूव करके हम लोग पॉइंट P पे आएंगे, और फिर से एक बार उसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से θ2 को मेजर करेंगे। देन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में cot θ1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा x, जो कि अननोन है, और परपेंडिकुलर है हमारा h, जिसको कि फाइंड आउट करना है। ओ सॉरी, यहाँ पे θ1 होगा। अगेन इन ट्रायंगल ABP cot θ2 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, लेकिन इस केस में जो बेस होगा वो d प्लस x हो जाएगा। d हम लोग को नोन है और x हमें अननोन है, डिवाइडेड बाय h। नाउ cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं d प्लस x डिवाइडेड बाय h माइनस x डिवाइडेड बाय h। एलसीएम लेके कंबाइन कर देते हैं तो x और x कट जाएगा, बचेगा d डिवाइडेड बाय h। या फिर इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं h इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय cot θ2 माइनस cot θ1। अब d नोन है, θ1 और θ2 नोन रहेगा अगर, तो हम लोग इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का हाइट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पैरालैक्स। पैरालैक्स क्या होता है? ये एक अपैरेंट शिफ्ट होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब हम लोग आईज को साइड वाइज शिफ्ट करते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, अपनी एक आंख को बंद कीजिए और अपने सामने एक ऑब्जेक्ट को लाइए। उसके बाद उस
आई को क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट आई को ओपन कीजिए, देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स। कंसिडर कीजिए इस फिगर में कि L हमारी लेफ्ट आई है और R हमारी राइट आई है। दोनों आई से ही डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट O का वो S है, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के चेंज की वजह से हमें ये पैरालैक्स होता है। इस केस में L और R के बीच का जो डिस्टेंस है B, इसे हम लोग बोलते हैं बेसिस, और ये थीटा जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। Thank you for watching. See you next in part 2.